आकाश के चाचा ने ऐसा क्यों किया और उसके बाद आकाश के परिवार वाले कहाँ गए, ये सब जानने के लिए स्टोरी में हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली एनसीआर से 25 किलोमीटर दूर एक नगर था, शिवपुरी, जहां जतिन और शर्मिला अपने बेटे आकाश और अपने भाई कमलेश के साथ रहते थे। इन दोनों भाइयों के पिता गुजर जाने के बाद जमीन को लेकर थोड़ी तू में हुआ करती थी। जतिन का बेटा आकाश पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन कमलेश का बेटा राहुल पढ़ने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। एक दिन, अरे नालायक, तू पढ़ लिख कर कुछ बनेगा भी या नहीं? एक तेरा भाई आकाश है जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है और दूसरी तरफ तू है एकदम गधा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सुनो जी, मेरे बेटे को ताने मत दो। तुम्हारे पैसे किस दिन काम आएंगे? किसके लिए कमा रहे हो? हाँ पिताजी, मैं सही कह रही है। हाँ नालायक, तुझे तो सही ही लगेगा। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तेरा भविष्य अंधेरे में ही दिख रहा है मुझे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कमलेश जमीन जायदाद के कागजात बनवाकर जतीन से उन पर साइन ले लेता है, लेकिन जतीन को ये नहीं पता होता है कि वो कौन से कागजात पर साइन कर रहा है। बस वो अपने भाई पर विश्वास करके साइन कर देता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद, भैया कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे खेत में खाद डालनी है। अरे काहे का पैसा और काहे का खेत है? अब तुम्हारा इस जमीन जायदाद में कोई हक नहीं है, ये सब मेरा है। ये देखो कागजात जिस पर तुमने साइन किया है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम निकल जाओ अपने परिवार के साथ यहाँ से। भैया आप ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, कल से तुम लोग मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जतिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके अपनी पत्नी और बेटे को ये बात बताता है। फिर वो दोनों अपने पिता को समझा बुझाकर अगले ही दिन घर से निकल पड़ते हैं। वो बस भगवान का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। अजी, ऐसा करते हैं, हम लोग आकाश की नानी के घर चलते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं। नहीं शर्मिला, ये सब बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगी तो उनके भी तबीयत खराब हो जाएगी। ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है, हम इसे स्वयं सुलझा देंगे, बस तुम हिम्मत रखो। अगले ही दिन जतिन भाड़े पर एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगता है और रोड किनारे गाड़ियां बनाने लगता है। इन हालात से आकाश की पढ़ाई भी छूट रही थी, पर वो हिम्मत नहीं हारता है क्योंकि वो आईपीएस बनना चाहता था। फिर वो अखबार बांटना शुरू करता है और पढ़ाई भी करता रहता है। बेटा, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं करवा पा रहा हूँ। पिताजी आप चिंता मत करें, मैंने अपनी स्कूल के शिक्षक से बात कर ली है, मैं सीधे परीक्षा में बैठूंगा। फिर आकाश अखबार बांटने के बाद बचे समय में अखबारों में दिए परीक्षा के क्वेश्चंस और अन्य जानकारियों से अपनी तैयारी करता रहता है। परीक्षा का दिन आ जाता है और वो 12वीं की परीक्षा देकर अच्छे नंबर से पास हो जाता है। वो टॉप नहीं कर पाता है, जिसका उसे और उसके शिक्षक को थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन वो अपना आईपीएस बनने का सपना नहीं छोड़ता। वो फिर अखबार दूर दूर तक बांटने जाने लगता है, जिससे उसे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलने लगते हैं। बेटा तुम इतना दूर दूर क्यों जाते हो? घर के पास ही काम करो। पिताजी, दूर तक अखबार पहुंचाने से मुझे पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं और अखबार से मुझे बहुत जानकारी भी मिलती है, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे आकाश को एक आईपीएस इंटरव्यू के टीचर ने देखा। वो उसे अपने यहाँ अखबार देने के काम के लिए बोलता है। आकाश हाँ कर देता है और अगले दिन से ही वहाँ अखबार पहुँचाने लगता है। वहाँ लड़कों की पढ़ाई और जुनून देखकर उसके सपनों को एक जान सी मिलती है और वो अखबार पहुँचने के बाद एक दिन अपने घर पहुँचा और बोला, पिताजी अब मैं हफ्ते या महीनों में केवल एक बार ही आप लोगों से मिलने आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे शहर में एक आईपीएस इंस्टीट्यूट में पेपर देने का काम मिला है, जिसकी मदद से मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आने जाने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। पिताजी आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, मैं जो भी कमाऊंगा आप लोगों को भेज दिया करूंगा। फिर अगले दिन से ही आकाश दिल्ली एनसीआर में ही पेपर बांटने वाले के यहाँ काम शुरू कर देता है और पेपर वाले कमरे में ही रहने लगता है और आईपीएस इंस्टीट्यूट के खिड़की से बाहर से पढ़ाई को देखकर वो भी पढ़ने लगता है।
एक दिन इंस्टीट्यूट के शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर खिड़की के बाहर बैठा आकाश जोर से चिल्लाया, मुझे पता है सर। कौन है वहाँ? क्लास के सभी विद्यार्थी हैरानी से खिड़की की तरफ देखते रहे और फिर टीचर उसे अंदर बुलाते हैं। आकाश प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देता है। वो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर टीचर उससे पूछती है, मेरा नाम आकाश है, मैं एक पेपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पेपर डिस्ट्रीब्यूटर हो? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर, अब मुझे आईपीएस बनना है, इसीलिए मैं आपके क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि मैं फीस नहीं दे सकता। बेटा, अगर तुम फीस नहीं दे सकते तो आईपीएस बनने का सपना भी छोड़ दो। तभी वहाँ के इंस्टीट्यूट के हेड इंचार्ज दिव्या सर आते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही पूरी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमसे कोई फीस नहीं लेंगे। फिर अगले ही दिन से आकाश क्लास में बैठकर पढ़ाई करने लगता है। फिर कुछ महीने बीतते हैं और आईपीएस के एग्जाम की डेट आ जाती है। सभी एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है और आकाश पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंक पर होता है। रिजल्ट देखकर सर और इंटरव्यू के सभी विद्यार्थी और टीचर्स का स्वर गर्व में ही ऊंचा हो जाता है और आकाश फूला नहीं समाता। दिव्या सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हारी मेहनत, लगन और हौसला है जो तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी अपना आईपीएस बनने का सपना नहीं छोड़ा। सर, बस आप जैसे गुरु का हाथ हम जैसे छात्रों पर हो तो हम इतिहास बना सकते हैं। आकाश ने अपने माँ बाप को अभी तक ये सब नहीं बताया था। वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके जॉब ज्वाइन करके एक दिन आईपीएस की गाड़ी में बैठकर यूनिफॉर्म पहने अपने माँ बाप के घर पहुंचता है। इतनी गाड़ियाँ जब उनके द्वार पर रुकती है तो उसके माता पिता डर से जाते हैं। अजी, लगता है हमारा बेटा किसी गलत काम में पकड़ा गया है। तुम भी कुछ भी सोचती रहती हो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पीछे की गाड़ियों में से पुलिस फोर्स निकलती है और आकाश की गाड़ी का गेट खोलती है और आकाश उससे बाहर आता है और फिर उसे देखकर उसके माँ बाप उसे पहचान नहीं पाते। आकाश उनके पास आकर उनके पैर छूता है तो जतीन पूछता है, तुम कौन हो? पिताजी, मैं आपका बेटा आकाश, आज मैं आईपीएस बन गया हूँ। ये सुनकर आकाश के माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। फिर उसकी माँ उसे गले से लगाकर प्यार करती है और फिर आकाश अपने माता पिता के साथ अपने गांव जाकर ये बात सबको बताता है। ये देखकर आकाश के चाचा को जलन के मारे हार्ट अटैक आ जाता है। तभी आकाश उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाता है और फिर इलाज के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों का गलत चाहा। भगवान ने हमारे साथ सही ही किया है। जो तुम लोगों से लूटा था वो भी हमसे किसी और ने लूट लिया। भैया, आप हमसे माफी ना मांगो, बस मुझे और मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। आकाश फिर अपनी कमाई के पहला पेमेंट से उस इंस्टीट्यूट के फीस चुकाता है और फिर अपनी पूरी कमाई अपने पिता को दे देता है और फिर वो आगे से समाज के हित में काम करने लगता है और फिर खुशी से रहने लगता है। तो देखा दोस्तों, आपने किसी के लिए लूटे हुए धन से कोई अमीर नहीं बनता। हमारी मेहनत ही है जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। बनारस की गलियों में एक चोर ने आतंक मचा रखा था। रोज किसी के घर में सेंध लग जाती तो किसी के घर से गाय चोरी हो जाती थी। लोग परेशान हो गए। एक बार सबने मिलकर निश्चय किया कि अब से रात में बारी बारी से गली के दोनों नुक्कड़ों पर सब लोग पहरा देंगे। पहले दिन एक तरफ चौबे जी की ड्यूटी लगाई गई और दूसरी ओर लाला धनीराम की। रात आधे से ज्यादा बीत गई थी। जागते रहो, जागते रहो। तभी लाला जी ने देखा कि एक बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति मूंछों पर ताव देता हुआ गली में आया। भाई, मेरी बकरी खो गई है, इधर ही आई थी, आपने देखा क्या? इधर तो कोई बकरी नहीं आई। आई तो इधर ही थी, लगता है किसी ने मेरी बकरी को अपने जानवरों के बाड़े में बांध ली। 4 घंटे से तो मैं यहीं पर पहरा दे रहा हूँ, पर अभी तक तो इधर कोई बकरी नहीं आई। चलता हूँ, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। भुनभुनाते हुए वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में एक बकरी की रस्सी पकड़कर आता हुआ दिखाई दिया। मिल गई तुम्हारी बकरी? हाँ, मिल गई। सड़क पर चली गई थी, थोड़ी देर हुई होती तो सड़क पार कर जाती।
अच्छा अच्छा। वो व्यक्ति मूंछों पर ताव देता हुआ आगे बढ़ गया। सुबह हो गई। तब चौबे जी और लाला धनीराम अपने अपने घर जाकर सो गए। 2 घंटे बाद ही सब लोग शोर मचाते हुए नुक्कड़ पर इकट्ठा हो गए। जरा लाला जी और चौबे जी को कोई बुलाकर ले आओ। एक लड़का भागते हुए लाला और चौबे जी को बुलाने गया। जल्दी चलो काका, सब लोग नुक्कड़ पर तुम दोनों का रास्ता देख रहे हैं। तय क्या मुसीबत है, रात भर पहरा दिए हैं, अब सोने भी नहीं दे रहे हैं। चलो, कहाँ जाना है? सब लोग नुक्कड़ पर पहुँचते हैं तो आप लोग कैसी पहरादारी किए? आज चोर हमारी बकरी ही उठा ले गई। क्या कहते हो? बकरी तो मेरी आंख के सामने ले गया। वो तो कह रहा था कि उसकी बकरी खो गई थी और अब मिल गई है। ये तो बहुत चालाक और निहायत ठग भी है। बहुत सावधानी रखनी होगी। आज रात में जो दूसरे लोग चाहेंगे पहरेदारी करने, उन्हें अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना पड़ेगा। भाई मैं तो हैरान हूं कि मेरी नाक के नीचे से ही बकरी उठा ले गया और मैं देख कर भी कुछ ना कर सका। सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। रात की पहरेदारी के लिए दूसरे 2 लोगों यादव जी और ठाकुर साहब की ड्यूटी लगी। भाई लाला जी, मैं तो कहता हूँ आज रात आपको ही हमारे साथ रहना चाहिए, वरना हम उसे पहचानेंगे कैसे? लाला जी को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही थी, खुश होकर बोले, हाँ हाँ, मैं तो खुद उसको देख लूं तो उसकी बोटी नोच लूं। रात को पहरेदारी शुरू हो गई। पूरी रात बीत गई, कोई नहीं दिखा। भोर में एक पुजारी जी सिर पर गमछा बांधे कमंडल लिए नंगे पैर शिव शिव का जप करते हुए भागे चले जा रहे थे। अरे पुजारी जी, कहाँ भागे जा रहे हो? शिव 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 शिव, बहुत देर हो गई है, गंगा नहाने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब आप सब सो जाइए, सुबह हो गई, अब थोड़ी चोर आएगा। हाँ भाई चलो, अब सोया जाए। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ भाई? मैं गंगा नहा कर लौट रहा था, अपना कमंडल गमछा और 50 रुपए रखकर ताला खोलने गया तो तब तक चोर आकर सब चुरा ले गया। अरे दौड़ो यार, अभी ज्यादा दूर नहीं होगा। आज भी आंख में धूल झोंक गया और हम उसको पहचानने में फिर धोखा खा गए। सब उस चोर को पकड़ने दौड़े, पर चोर तो ये जा और वो जा। अचानक, ये देखो, मेरा गमछा तो ये पड़ा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सब गंगा की तरफ भागे, पर कहीं उसका पता न चला। लौटते समय उन्होंने देखा कि एक पागल सा दिखने वाला आदमी सीढ़ियां बना रहा था। ये सीढ़ियां कहाँ जाने के लिए बना रहे हो भाई? आसमान में जाकर चांद चुराने के लिए। सब ठठाकर हंस पड़े। अरे चांद क्यों चुराओगे? क्योंकि वो हर समय नीचे देख रहा होता है, हम पर हंस रहा होता है। अच्छा अच्छा, चलो भाई। 4-5 दिन तक किसी चोरी की शिकायत नहीं हुई। उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति ने, जो कि वास्तव में चोर था, आसमान तक सीढ़ियां बना डाली। उसने एक चमगादड़ पकड़ी और अपने लिए कुछ खाना बांधकर चमगादड़ को लेकर सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार हो गया। अरे भाई, खुद तो जा रहे हो, इस चमगादड़ को कहाँ ले जा रहे हो? यही तो मेरा सहारा है, चांद को पकड़कर लटक जाएगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं, तभी तो मैं चांद को ले पाऊंगा। सब लोग उसका मजाक बनाते रहे, पर वो सीढ़ियों पर चढ़ता गया। 1 साल बीत गए। अब बनारस की उस गली में चोरी नहीं होती थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे महल में फैल गई कि चोर गया चांद चुराने, इसलिए अब कोई चोरी नहीं होती। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान में चमक रहा था। अब तो चांद देखने भी लगा है। आज चमगादड़ को चांद को लाने के लिए भेज दूंगा। आखिर इतने दिनों से अभ्यास करा रहा था उसको, अब तो वो मेरी भाषा भी समझने लगा है। चोर ने चमगादड़ के कान में कुछ बोलकर उसको चांद की तरफ उछाल दिया। चमगादड़ ने जाकर चांद पर लटक गया और चांद को लेकर चोर के पास आ गया। ये हुई ना बात। चोर हाथ में चमगादड़ पकड़े हुए सीढ़ियां उतरता हुआ धरती की तरफ चल पड़ा। पूरी धरती पर चांद के गायब हो जाने से त्राही त्राही मच गई। चोर को लौटते समय 2 ही दिन लगे। घर में जा, कुछ है खा पी ले, फिर अपने जंगल में चले जाओ। ये चांद अब छोड़ दो।
चमगादड़ चांद को छोड़ना ही नहीं चाहता था। चोर ने बहुत कोशिश की पर चमगादड़ उसको पकड़कर लटक ही रहा। टस से मस भी ना हुआ। तब मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ, नहीं जाती तो ना जाए। अपने घर को म्यूजियम बना देता हूँ। जिसको भी चांद देखना है टिकट ले आओ, चांद देखो। दूसरे ही दिन उसने ऐलान कर दिया कि जिस किसी को धरती पर चांद देखना है 20 रुपए दे और चांद देख ले। पूरे गंगा तट पर आने वाले लोग उसके घर दिन रात चांद देखने आने लगे। 15 दिन में उसके पास धन का अंबर लग गया। लेकिन एक समस्या आ गई थी। धीरे धीरे चांद का आकार छोटा होता जा रहा था और अमावस्या आते आते तो चांद बिल्कुल नन्हे तारे के आकार का हो गया। जब उस दिन लोग चांद देखने आए तो चांद बीमार हो गया है। कुछ दिनों के बाद जब ठीक हो जाएगा तभी दिखाई पड़ेगा। हमें तो आज ही देखना है, हम इतनी दूर से आए हैं। तब तक चमगादड़ ने चांद को छोड़कर उस आदमी के सिर को पकड़ लिया। लोग डरकर भाग गए। भाई ये कोई जादूगर लगता है, हमें इसके घर में चलना चाहिए। सब उसके घर में जबरदस्ती घुस गए और चुपचाप उदास होकर बैठ गए। जैसे ही उन सबकी नजर चांद पर पड़ी, अरे भाइयों, चांद कोई बीमार नहीं है। आज अमावस्या है ना, इसीलिए इसका आकार छोटा हो गया है। कल ये फिर अपने आकार में आ जाएगा। मैंने चांद चुरा कर ठीक नहीं किया। जिसकी जगह जहां होती है उसे वहीं रहना चाहिए। मेरी छोटी सी सनक के कारण पूरी धरती अंधकार में डूब गई है। चमगादड़ भी जा चुकी है। मेरे पास भी अब काफी पैसे हो गए हैं। मुझे चोरी चकोरी छोड़ देनी चाहिए। अपना ध्यान किसी काम में लगा लेना चाहिए। यही सोचकर उसने छत पर जाकर चांद को छोड़ दिया। चांद इतराते हुए आकाश में जाकर चमकने लगा। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे छोड़ने के लिए। आज तक मुझे किसी ने खेद नहीं किया था। धरतीवासी फिर खुश हो गए। चोर ने अब चोरी छोड़ दी थी। परी लोक में सभी परियां बहुत खूबसूरत थी, परंतु दिव्या परी की सुंदरता की बात ही कुछ और थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही अत्यधिक लाड़ प्यार की वजह से वो उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड हो गया था। एक बार, दिव्या परी, सुनहरे वस्त्रों में तो तुम्हारा सौंदर्य और भी निखर गया है। मैं तो कोई भी वस्त्र पहन लूं, मुझ पर सब अच्छा लगता है। दिव्या परी, तुम्हारी बातों से घमंड की बू आने लगी है। परियों को घमंड करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तन की खूबसूरती से अधिक मन की खूबसूरती जरूरी है। अब मैं हूँ ही खूबसूरत तो क्या कर सकती हूँ। दिव्या, तुम्हें कुछ समय तक पृथ्वी लोक पर जाकर रहना चाहिए। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरी बात कितनी सही है और कितनी गलत। वाह, मुझे तो वैसे भी पृथ्वी लोक जाने की बहुत इच्छा है। कब भेजोगी आप मुझे वहाँ? आज ही भेज देती हूँ, पर वहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी। पृथ्वी लोक में बहुत से अच्छे लोग भी रहते हैं और बहुत से बुरे लोग भी रहते हैं। कुछ लोग ईमानदार, कर्तव्यपरायण, दयालु और परोपकारी है, तो कुछ लोग बहुत ही झूठे, कठोर, धोखेबाजी और क्रूरता से भरे हैं। दिव्या परी बहुत खुश हुई। रानी परी ने उसे एक उड़न खटोला दिया और उसमें बैठकर वो पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़ी। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर उसने एक आश्रम देखा। जब आश्रम पहुंची तो उसने देखा कि एक ऋषि आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। ये ऋषि मुनि कब तक ध्यान मग्न रहेंगे? ऋषि 6 महीने ध्यान मग्न रहते हैं और 6 महीने आश्रम में ही अपने बगीचे की देखभाल में लगे रहते हैं। अभी वो 5 महीने से ध्यान मग्न हैं। दिव्या परी ने उस खूबसूरत से बगीचे में अपने रहने का इंतजाम कर लिया। उसने एक लड़की का रूप धारण कर लिया। सारे दिन बगीचे की देखभाल करने लगी। आश्रम वासियों के साथ रहती, फल खाती, तितलियों के साथ खेलती और छोटे छोटे खरगोश और पक्षियों के साथ भाग दौड़ करती। उसकी देखभाल से वो बगीचा बहुत खूबसूरत हो गया था। उसमें तरह तरह के खूबसूरत फूल और फल निकलने लगे थे। एक दिन एक 15 साल की लड़की उस बगीचे में आई और कुछ फूल तोड़ने लगी। दिव्या परी उसके पास गई। तुम कौन हो और फूल क्यों तोड़ रही हो? मेरा नाम रिमझिम है। मैं मंदिर में पूजा करने जा रही थी, तभी इन फूलों को देखकर इन्हें तोड़ने चली आई।
अगर इस बगीचे से आपको मेरा फूल तोड़ना पसंद नहीं है तो मैं नहीं तोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं रिमझिम, तुम तो नाराज हो गई। मैंने तो तुमसे दोस्ती करने के लिए ये पूछा था। ठीक है, तब मैं फूल तोड़ लूं। हाँ हाँ, बगीचा मेरा थोड़ी है, मैं तो सिर्फ इसकी देखभाल ही करती हूँ। तुम मंदिर में रोज पूजा करने जाती हो? हाँ, मेरी माँ कहती है पूजा करने से इंसान का अपनी इंद्रियों पर काबू रहता है। रिमझिम, अब से मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगी। आज ही चलो, वो तो भगवान का घर है, वहाँ तो हर कोई जा सकता है। नहीं, आज नहीं, कल से चलूंगी, आज तुम जाओ। दूसरे दिन वो रिमझिम के साथ वो मंदिर गई। जब वहाँ से निकल रही थी तो उसने एक कुबड़ी स्त्री को देखा जो मंदिर के बाहर ही बैठी थी। उसका रंग बहुत काला था और उसके चेहरे पर बड़े बड़े दांत थे जो उसकी कुरूपता को और अधिक उजागर कर रहे थे। लेकिन उसकी बोली अत्यंत मधुर थी और चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी जो सबका मन मोह लेती थी। उसके पास बहुत लोग बैठे थे। ये कौन है? ये हमेशा यही बैठी रहती है। हर आने जाने वाले इनसे बात किए बिना नहीं जाते। वही लोग इन्हें खाने पीने की चीजें भी देते हैं। आसपास के क्षेत्र में इनका बहुत सम्मान है। ये तो बहुत बदसूरत औरत है, फिर भी इसका इतना सम्मान। चेहरे की बदसूरती उसके कर्मों से बढ़कर तो नहीं है। चलो हम भी उसके पास चलते हैं। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, तुम उनसे मिलकर आ जाना। ठीक है। दिव्या परी वहीं जाकर बैठ गई। जब सभी लोग चले गए तब मेरे मन में आपके लिए एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। यहाँ के लोग आपको इतना प्यार और सम्मान कैसे दे सकते हैं, जबकि मेरा मानना है कि स्त्री की सुंदरता उसकी सबसे बड़ी दौलत है। बेटी, एक समय ऐसा था जब मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी। मैं अपनी युवा अवस्था में बहुत खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती को सदैव वैसा ही बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें अपने चेहरे और शरीर पर लगाया करती थी। ओहो, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपका शरीर और चेहरा ऐसे हो गया? मैं हमेशा एक वैद्य जी के पास जाती थी और वो ही मुझे तरह तरह की जड़ी बूटियां और लेप लगाने के लिए देते थे। उनको मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया था कि मुझे किसी कीमत पर खूबसूरत दिखना है। आपको अपनी खूबसूरती की इतनी अधिक ललक क्यों थी? मैं एक नर्तकी थी, इसलिए मुझे पता था कि जब तक मेरे पास खूबसूरती और यौवन रहेगा तभी तक मेरे पास धन और वैभव सब कुछ रहेगा। मुझे अपने आसपास के लोगों से तारीफें सुनने का नशा हो गया था। आपकी सारी दौलत कहाँ गई? सब कुछ दान कर दिया। जब रूप ही नहीं रहा तो दौलत किस काम की? क्या हुआ था? एक बार मैं अपने श्रृंगार कक्ष में बैठकर तरह तरह के उपटन और तेल की मालिश करवा रही थी। अचानक मालिश करने वाली ने थोड़ा सा गरम तेल लगा दिया और मैं उसके ऊपर बहुत क्रोधित हो गई। उसने रोते हुए मुझे अजीब सी निगाहों से देखा और चली गई। शायद मुझे उसी दुखियारी की आह लग गई या किसी उपटन से एलर्जी हो गई। उसके बाद जब मैं स्नान करके वापस आई और आईने में अपने खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा तो मैं चीख कर बेहोश हो गई। उसके बाद वैद्य जी आए, उन्होंने कई जड़ी घिसकर पिलाई। मुझे होश आया तो मैं सदमे में थी। उन्होंने आपको ठीक नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम अपना सारा ध्यान परोपकार में लगाओ, जितना हो सके अच्छे से अच्छे कर्म करो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मैंने अपनी सारी दौलत गरीबों में दान कर दी और एक समाज सेविका बन गई। कुष्ठ रोगियों के उपचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 10 साल बीत गए। अब मुझे अपने सौंदर्य की लालसा ही नहीं रही। मैं जैसे भी हूँ बहुत खुश हूँ। ओह, इसलिए सब आपको इतना प्यार करते हैं। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं कुछ कर सकूं। यहाँ के लोग ही मेरा ध्यान रखते हैं। आपसे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। दरअसल मैं परी लोक से आई हूँ, एक परी हूँ। आप कहे तो मैं आपका शरीर और चेहरा पहले की तरह ही कर सकती हूँ। नहीं, मुझे आप खूबसूरती की चाहत नहीं है। वो सुंदरता किस काम की जो दूसरों का दुख दर्द न पहचान सके। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने दूसरों की सेवा करके जो कुछ पाया है उसे खोना नहीं चाहती हूँ।
दिव्या परी को रानी परी की बात समझ में आ गई थी। वो तुरंत उड़न खटोले में बैठकर परी लोक पहुंच गई। उसे अपनी खूबसूरती बेमानी लग रही थी। उसको देखते ही, दिव्या तुम ठीक तो हो ना? जी रानी परी, मुझे आपने जिस मकसद के लिए भेजा था वो पूरा हो गया। अब मैं कभी भी अपने बाहरी सौंदर्य का घमंड नहीं करूंगी। दिव्या परी ने रानी परी को सारी बातें विस्तार से बताई। मुझे खुश है कि तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख गई। दिव्या परी ने उसके बाद कभी भी घमंड नहीं किया।